Hi, so this is General Studies revision class number 34. पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के हम ये सारे टॉपिक्स इन अबाउट 30 मिनट्स ऑफ टाइम में कवर करेंगे. सो लेट अस बिगिन. What is the minimum age? What is the minimum age in years for becoming the MLC and MLA in a state? MLC, MLA क्या होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद और विधानसभा राज्य स्तर पे. तो मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल विधान परिषद के लिए, और विधानसभा मतलब विधायक बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 ईयर. आप बताओ, सिमिलरली सेंटर में एमपी बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल शेल नॉट बी सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन. However, 1/3 of its members shall retire after every 2 years. तो जैसे राज्यसभा में 1/3 मेंबर रिटायर होते जाते हैं, राज्यसभा एज सच कभी डिसॉल्व नहीं होती, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं. एज सच लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं होती. आप ये भी बताओ, इंडिया में किन सारे राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? Executive power of the state government shall be exercised in the name of governor. गवर्नर मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सब गवर्नर के नाम पर होता है, गवर्नर के नाम पे होता है. सो हु अपॉइंट्स द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट? सवाल आया था, हु अपॉइंट्स द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट? द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस. तो जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. सैलरी अलाउंस ऑफ द गवर्नर जो होता है वो चार्ज्ड होता है टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. चार्ज्ड एक होता है, जैसे सैलरी अलाउंसेस है वो फ्रॉम द या मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, और यहाँ वर्ड लिखा है चार्ज्ड. तो जब ये वर्ड चार्ज्ड यूज होता है तो इसमें क्या स्पेशलिटी आ जाती है? टेल. द गवर्नर प्लेज अ डुअल रोल एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. तो राज्य प्रमुख जो होता है वो होता है गवर्नर. कैन वन पर्सन एक्ट एज गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट? यस, ऐसा कई बार देखने में आया है. एक गवर्नर एक से ज्यादा राज्यों के गवर्नर होते हैं. When a person acts as governor of more than one state, तो सैलरी का क्या होगा? तो सैलरी जो होगी वो शेयर्ड होगी बाय द कंसर्न स्टेट, शेयर्ड होगी. कैन अ गवर्नर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट? द आंसर इज यस. अक्सर ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम से वन स्टेट टू से दूसरे स्टेट का गवर्नर बना दिया. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मतलब कॉम. हु डिस्चार्जेस द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर इफ इट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन? तो अगर ऑल ऑफ अ सडन ऑफिस ऑफ गवर्नर का ड्यूटी वैकेंट हो गया है, जो सीट है वो वैकेंट हो गया है, तो जो ड्यूटीज है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डिलीवर करेंगे. जैसे प्रेसिडेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिलीवर करते हैं, तो सीजेआई ड्यूटीज डिलीवर करेंगे गवर्नर की अगर पोस्ट इमीडिएटली खाली होती है. गवर्नर का ट्रांसफर हो सकता है. जो तनख्वाह है अगर मोर देन वन स्टेट है तो शेयर्ड होती है. गवर्नर मोर देन वन स्टेट का पॉसिबल है. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं और एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं. कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज्ड होता है. गवर्नर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ऑफिस होल्ड करते हैं. गवर्नर को एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की. 2 साल में 1/3 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिटायर होते हैं. और विधायक एमएलसी विधान परिषद के लिए 30 साल और विधानसभा के लिए होती है एज 25 साल. अब एक बहुत बड़ा सवाल होता है, और वो सवाल होता है सवाल जो पूछे जाते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में. तो क्वेश्चन आवर, बिकॉज हमें पता है जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए. पार्लियामेंट सवाल पूछ के उनकी जिम्मेदारियां यहाँ पे एग्जीक्यूट करती है. सो व्हाट डज इट मीन बाय क्वेश्चन आवर? जनरली जो फर्स्ट आवर होता है सिटिंग ऑफ लोकसभा, वो डिवोट होता है से क्वेश्चन आवर के लिए. इधर सवाल पूछे जाते हैं. एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट है. क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी होता है. ये हर मेंबर का राइट है कि वो सवाल पूछ सके जो एग्जीक्यूटिव है, जिन्होंने सरकार बनाई है. तो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट एक्टिविटी के सवाल पूछे जाते हैं. सवाल 3 टाइप के हो सकते हैं, स्टार, अनस्टार और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. स्टार क्या होगा? अब स्टार क्वेश्चन होता है मतलब तारांकित, उस पे ऐसे स्टार बना होता है लाइक दिस.
तो जो स्टार क्वेश्चन होता है, स्टार क्वेश्चन का ओरल आंसर चाहिए हाउस में, इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है एस्टरिस्क से, और अगर ओरल आंसर है तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कैन बी आस्क्ड। तो ऐसे 20 क्वेश्चंस लिस्टेड होते हैं हर दिन पे क्वेश्चन आवर में फॉर ओरल आंसर्स ऑन अ डे। तो स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, आप स्टार बन जाओगे, स्टार बन जाओगे तो आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में आपको ओरल आंसर्स लिखने हैं, और इंटरव्यू में जो भी जवाब दोगे उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आपसे सामने बोर्ड मेंबर पूछ सकते हैं। सो स्टार्ड क्वेश्चंस। अनस्टार्ड क्या होंगे कि हम केवल अभी मेंस ही लिख रहे हैं अभी, तो मेंस लिख रहे हैं, तो जैसे अनस्टार्ड है तो मेंस सब्जेक्टिव होता है, तो अनस्टार्ड जो होता है वहां पे सब्जेक्टिव होता है। नॉट कॉल्ड फॉर ओरल आंसर, ओरल आंसर्स नहीं होते। अब ओरल आंसर्स नहीं है, मेंस में आपने जो आंसर लिख दिया तो लिख दिया, अब उस पर सप्लीमेंट्री नहीं पूछा जाएगा। तो अनस्टार्ड में नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, जो पूछा था वो जवाब दे दिया आपने, अब इस पर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं आएगा। तो रिटन जो क्वेश्चन होता है वो टेबल किया जाता है क्वेश्चन आवर में, जिस मिनिस्ट्री का है उस मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, प्रिंटेड उसको दिया जाता है, और ऐसे कुछ 230 क्वेश्चन कैन बी लिस्टेड फॉर रिटन आंसर ऑन अ डे। तो ये होता है स्टार। स्टार मतलब ओरल, ओरल मतलब सप्लीमेंट्री, अनस्टार्ड मतलब रिटन, राइटिंग पे मतलब नो सप्लीमेंट्री। स्टार्ड होते हैं केवल 20, अनस्टार्ड होते हैं 230। शॉर्ट नोटिस, नाम में ही लिखा है, नोटिस बहुत कम दिया हुआ है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और बिल्कुल तुरंत इसका जवाब चाहिए, शॉर्ट नोटिस है। तो द पीरियड ऑफ नोटिस प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डिनरी क्वेश्चन का है, तो लाइक अ स्टार्ड क्वेश्चन इट इज आंसर्ड ओरली फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। 3 टाइप के सवाल हो गए, स्टार, अनस्टार और शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होता है? ये प्रोवाइड करना है अपॉर्चुनिटी टू मेंबर्स टू डिस्कस मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, बहुत अर्जेंट मैटर का कोई डिस्कशन करना है तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है। तो ये कन्वेंशन है जो मार्च 1953 में एस्टैब्लिश हुआ, और बाद में इसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में इंक्लूड किया गया, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो इसमें क्या होता है, मेंबर एक सवाल उठाते हैं डिस्कशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, और विदाउट अ मोशन और वोट देयर ऑन ये होता है। यूजुअली कोई भी बात करनी है आपको पार्लियामेंट में तो सबसे पहले एक मोशन लाना पड़ता है, एक पूरा फॉर्मल तरीका होता है उसका, फिर उस पर जो डिस्कशन हुआ उसका अग्री हुए डिसअग्री हुए, तो ऐसे करके वोट भी होता है। बट शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में ऐसा नहीं है, इसमें मोशन भी नहीं लाना है, वोट भी नहीं होगा, केवल ये बिजनेस में लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, और कोई भी अर्जेंट मैटर है तो उसमें हम इमीडिएट डिस्कशन कर पाएंगे। हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है? आंसर टू अ क्वेश्चन वेदर स्टार्ड और अनस्टार्ड नीड्स इल्यूसिडेशन ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट, एनी मेंबर कैन टेबल अ नोटिस फॉर रेजिंग हाफ एन आवर डिस्कशन देयर ऑन, आधे घंटे का क्विक डिस्कशन। अगर ये एडमिट होता है तो प्रायोरिटी मिलती है इन बैलेट में, डिस्कशन में भी अलाउड बाय द स्पीकर। तो आंसर जिस भी क्वेश्चन का हुआ स्टार अनस्टार, उसमें और हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए फिर हाफ एन आवर डिस्कशन ऐसे आता है। तो ये सब क्या हुए क्वेश्चन आवर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, स्टार्ड अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन और हाफ एन आवर का डिस्कशन। एक 0 आवर भी बहुत फेमस है हमारा। 0 आवर क्या होता है? ये टाइम होता है इमीडिएटली बाय क्वेश्चन आवर। जब पेपर्स आपने डाले, लिस्टेड हो गया, अब इसके तुरंत बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है 0 आवर। ये यूजुअली 12 बजे होता है, क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद हो जाता है, इसको 0 आवर बोलते हैं। इसका मतलब है ये जो सो कॉल्ड, ये एक्चुअली इनोवेशन है, हमारी इनोवेशन है। तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट्स है वो बताना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हमें क्विकली डिस्कस करना है वो सब चीज़ें 0 आवर में हो जाएगी। स्पीकर टू अलाउ और नॉट अलाउ, ये स्पीकर का मैंडेट होगा कि उस मैटर डिस्कशन करना है या नहीं करना है। द पॉइंट इज 0 आवर इज नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इन अवर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, इसका ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो दिस इज 0 आवर इनोवेशन है। तो यहाँ कुछ मैटर ऐसे डिस्कस करना है हमें तो उसको हम 0 आवर बोल देते हैं। ये स्टार्ट अराउंड 12 बजे से स्टार्ट होता है, दिस इज 0 आवर। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए पॉलिटी के। अब आते हैं हम ज्योग्राफी में। क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाउड्स पे ना हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे हाइट पे डिपेंड करता है किस स्ट्राटा पे है, किस हाइट पे है। दूसरा डिपेंड करता है कि वो बना कैसा है, लेयर्स में बना है या फिर ऐसे उल टाइप बना हुआ है, लाइक दैट।
तो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस मतलब स्ट्राटा, स्ट्रेटस मतलब ऐसे परत दर परत ऐसे बना हुआ है वो वाला क्लाउड स्ट्रेटस है। जहाँ निम्बस आ जाता है मतलब वो पानी है, निम्बस मतलब पानी, स्ट्रेटस मतलब लेयर, ऑल्टो मतलब होता है जो मिडिल होता है, तो ऑल्टो मतलब मिडिल, सीरस होता है ये हाइट पे होता है और फेदर टाइप होता है। तो देखो कीवर्ड सीरस है मतलब बहुत हाइट पे है, ये हाई क्लाउड्स है, सीरस, सीरो क्यूमुलस, सीरो स्ट्रेटस। सीरो स्ट्रेटस मतलब बहुत हाइट पे है बट ये लेयर्स में है, सीरो क्यूमुलस मतलब इस टाइप का है, सीरस मतलब ये एक फेदर टाइप का है, तो ये सबसे हाइट पे हुआ है। ऑल्टो मतलब मिडिल होता है, ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, फिर स्ट्रेटस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, और फिर एक होता है निम्बो, निम्बो जहाँ लगा होता है मतलब वो रेन रेन वाले क्लाउड्स हैं। फिर जैसे क्यूमुलो निम्बस हो गया, इस टाइप से ऐसा वेज शेप बनता है, ये बनता है क्यूमुलो निम्बस। ओके, so clouds are a mass of small water droplets, tiny ice crystals, clouds। clouds ही जब जमीन पे आ जाते हैं तो वो बन जाता है fog। so there are four group of clouds: high cloud, middle cloud, low cloud और great vertical extent है, मतलब like this, जैसे cumulonimbus। देन टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या होते हैं? हाई क्लाउड होता है जैसे सीरस, स्मॉल आइस पार्टिकल्स है, क्रिस्टल्स है, विस्पी फाइब्रस इसका अपीयरेंस होता है ऐसे उल की तरह, ऐसे सीरस। सीरस क्यूमुलस होता है, ये ग्लोब्यूलर होते हैं, रिपल्ड इन इस टाइप के होते हैं, इस टाइप का इनका शेप होता है, ये ग्लोब्यूलर होते हैं, सीरो क्यूमुलस। और सीरस मतलब फेदरी, तो सीरस, सीरो क्यूमुलस ये हाई क्लाउड है। मिडिल में आता है, कीवर्ड लगा है ऑल्टो मतलब मिडिल, कंपोज्ड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट लेयर्स और पैचेस में, तो ऑल्टो क्यूमुलस। ऑल्टो स्ट्रेटस मतलब ऐसे लेयर बनी हुई है, लेयर बनी हुई है, ऑल्टो स्ट्रेटस। फिर लो क्लाउड में स्ट्रैटो क्यूमुलस हुआ, निम्बस स्ट्रेटस हुआ, ये लो क्लाउड है। स्ट्रैटो मतलब लेयर, क्यूमुलस मतलब ऐसा दिस बंच टाइप का है, निम्बो मतलब ये पानी आ जाएगा, पानी, कॉन्टिन्यूस रेन्स। फिर वर्टिकल एक्सटेंड मतलब लाइक दिस, ऐसा वाई एक्सिस पे इनका एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो होते हैं क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस, ऐसे हो सकते हैं। ये क्लाउड्स होते हैं, ये बहुत बारिश कराते हैं, कन्वेक्शनल रेन, लाइटनिंग और थंडर कराते हैं, क्यूमुलो निम्बस। अब तो ये तो क्लाउड्स के पैटर्न हो गए, इस टाइप से अलग अलग डिफरेंट क्लाउड्स होते हैं। अब प्रेसिपिटेशन की बात करें, मतलब रेनफॉल हो रहा है, तो एक तो होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, थर्मल कन्वेक्शनल करंट है, ग्राउंड सरफेस हीटअप हुआ, वो जो हवा है वो हीट होगी, लाइट होगी, ऊपर ट्रैवल करेगी और ऐसे करके बारिश हो जाएगी, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है। फ्रंटल रेनफॉल में क्या होता है, एक कोल्ड एयर मास है, एक वार्म एयर मास है, दोनों टकराते हैं, वार्म एयर मास इसके ऊपर ऐसे मूव हो जाएगा, कोल्ड के ऊपर जाएगा, अगेन यहाँ पे बारिश हो जाएगी, तो वो फ्रंटल हुआ। साइक्लोनिक होता है जब लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है जैसे साइक्लोनिक, और इस तरीके से कन्वर्जेंस हो रहा है, फिर विंड ऐसे स्पाइरल से ऊपर बढ़ रही है, तो वो हो जाएगा साइक्लोनिक। ये प्रेसिपिटेशन है। रेनफॉल अगर देखें तो साइक्लोनिक दिस लाइक दिस, अगर रिलीफ है, ओरो मतलब माउंटेन होता है, तो जैसे ये ओरोग्राफिक रेनफॉल हुआ, यहाँ से विंड्स आ रही है, ऊपर ऐसे हाइट ट्रेवल करना पड़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर उसका ऊपर कम होगा उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, और इस साइड में ये जो जोन है यहाँ पे बारिश हो जाएगी, और ये वाला जो जोन होगा ये कहलाएगा रेन शेडो जोन, रेन शेडो जोन, साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल में सीधा हीट हो रहा है और कन्वेक्शनल करंट ऐसे ऊपर बहकर ऐसे बादल बनेगा, बारिश हो जाएगी। तो कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक, इस टाइप से फ्रंटल एंड इस टाइप से रेनफॉल प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है। अब अगर हम देखें तो क्लाइमेटिक विंड्स और पीरियोडिक विंड्स, जैसे जैसे जो हमने प्लानिटरी विंड्स देखी थी, ये मोर और लेस सेम डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर चलती है। पीरियोडिक विंड्स है, क्लाइमेटिक विंड्स है, इनका जो स्प्रेड है वो थोड़ा कम होता है, जैसे लैंड और सी ब्रीज होता है। मॉनसून विंड्स होता है, मॉनसून एक बार विंड्स ऐसे बह रही है, फिर आफ्टर सम टाइम इस तरीके से बहने लग जाएगी, रिवर्सल हो जाएगा, तो वो मॉनसून हो गया। लैंड एंड सी ये होता है, कई बार लैंड से जमीन से इधर बारिश, हमेशा ये याद रखना है, लैंड ब्रीज है मतलब जिस जगह से आ रही है उधर से हम उसका नाम बताते हैं, जैसे मॉनसून में भी हम बताते हैं दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, तो साउथ वेस्ट मॉनसून आ रहा है जिस डायरेक्शन से आ रहा है, तो लैंड और सी ब्रीज, सी ब्रीज है मतलब समुद्र से आ रही है, तो ये सी ब्रीज है, फिर लैंड मतलब दिस। ओके, एक जेट स्ट्रीम्स भी होती है, जेट स्ट्रीम्स मतलब अर्थ है उसके नॉर्थ में से गार्लैंड की तरह ये जेट स्ट्रीम्स बनी हुई है। स्ट्रॉन्ग रैपिडली मूविंग है, सरकम पोलर वेस्टर्ली एयर सर्कुलेशन है, नैरो बेल्ट में है, ये नैरो बेल्ट में है, फ्यू 100 किलोमीटर का, अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर में, इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ऐसे गार्लैंड की तरह ये पूरे अर्थ में ऊपर ऐसे फ्लो हो रही है, सरकम पोलर है ये, और एक नैरो बेल्ट है।
ये जो जेट स्ट्रीम है ये भी वेदर फिनोमिनन को इम्पैक्ट करती है। तो दिस इज दैट। कई बार क्या होता है, जैसे समर मॉनसून भी, अभी मॉनसून आगे पढ़ेंगे हम, मॉनसून में भी ये जेट स्ट्रीम का क्या इम्पैक्ट होता है। कई बार ये नीचे आती है, ये तिब्बतन प्लेटो दिखता है तो ये बाइफरकेट हो जाती है और इधर इंडिया का सेंट्रल इंडिया है वहाँ तक ये स्ट्रीम आ जाती है। फिर एक ईस्टर्न जेट स्ट्रीम होती है जो ट्रिगर करने में हेल्प करती है मॉनसून का, तो ये आगे हम मॉनसून में देखेंगे। बट व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? जेट स्ट्रीम्स जो होती है वो हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत हाइट पे होती है, ट्रोपोस्फेयर की अपर लिमिट पे होती है ये जेट स्ट्रीम्स। ह्यूमिडिटी मतलब कितना मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है एयर में। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर रिफर्स कंटेंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, कितना पानी है। ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पर वॉल्यूम ऑफ एयर डेफिनेट टेम्परेचर पे उसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। स्पेसिफिक क्या होता है? मास ऑफ द वाटर वेपर इन ग्राम्स कंटेन्ड इन अ किलोग्राम ऑफ एयर एंड इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल मॉइस्चर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट एयर मतलब 1 kg एयर में कितना वहाँ पे वाटर वेपर है, दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मास ऑफ द वाटर वेपर इन ग्राम्स कंटेन्ड इन अ किलोग्राम ऑफ एयर, ये बताता है एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये बताता है रेशियो, बिकॉज रिलेटिव है तो रेशियो है। रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर having definite volume and temperature to the maximum amount of the air can hold। जैसे relative humidity अभी 80% दिखा रहा है, मैक्सिमम 100 यूनिट होल्ड कर सकता है, बट आज की डेट में 80 यूनिट वहां पर है। सो दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, कंडेंसेशन क्या होता है? चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट होता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लाइक दैट। तो गैशियस फेज जब लिक्विड फेज में आता है, गैस से लिक्विड पानी, तो वो कंडेंसेशन होता है। और रिवर्स क्या होता है? लिक्विड टू अगर गैस जा रहा है तो वो वेपराइजेशन होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाती है तो एयर कंप्लीटली सैचुरेटेड है। द एयर टेम्परेचर इज सेट टू बी ड्यू पॉइंट आ गया है वहाँ पे। स्मोक क्या होता है? स्मोक और फॉग होता है। ये फॉग क्या होता है? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फॉग कुछ नहीं, बादल हैं जो जमीन पे आ गए हैं, फॉग। So these are certain basic terms: humidity, jet streams, climatic wind, and these are clouds and these are precipitation। Okay, कई बार बेसिक सवाल आते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए ज्योग्राफी के। Now coming to struggle for independence history। तो इंडियन, आज हम बात करेंगे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की। इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था, ये जो फेज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का जो हमारा 1857 ऑनवर्ड्स, और स्पेसिफिकली जो 1905 टू 1947 होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था, ये स्ट्रगल था दो फ्रंट पे। एक फ्रंट पे तो पब्लिक को एक नोशन दिया जा रहा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमें एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं। तो दादा भाई और इन्होंने किताबें लिखी, बताया कि लोगों को कि किस तरीके से हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनका डिज़ाइन क्या है, दिस हीनस डिज़ाइन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले आते हैं मॉडरेट मतलब ये बहुत एक्टिवली कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स से। ये 1885 टू 1905 का पीरियड होता है। अब ये बड़े लिबरल टाइप के होते हैं। ये अगर इनको कुछ चाहिए तो ये पेटिशन देते हैं, स्पीच देते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, और पर ये भी बताते हैं कि हम ब्रिटिश राज के लिए लॉयल हैं, बट ये भी बताते हैं कि ब्रिटिश राज इस तरीके से हमें डिफ़िकल्टी हो रही है सॉल्व अवर प्रॉब्लम। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन, रूल्स के विद इन रह के अजिटेशन करते हैं। तो दिस इज मॉडरेट्स क्या डिमांड करते हैं? पॉलिटिकल डिमांड्स इनकी होती है, जैसे इकोनॉमिक डिमांड होती है, रेडिकल एंटी इंपीरियलिस्ट मेजर्स नहीं करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म करो, पॉपुलर कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दो। तो द पॉइंट इज, दे आर नॉट सेइंग कि हम ब्रिटिश राज को ओवरथ्रो कर देंगे, दे आर सेइंग ब्रिटिश राज में ही हमें ये सारे राइट्स और मिलने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन जो फ्रीडम ऑफ प्रेस पे है उसको हटाओ, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सेपरेट करो। 20th सेंचुरी में इन्होंने बोला सेल्फ गवर्नमेंट हमें चाहिए विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो गोखले जी ने ऐसी डिमांड की 1905 में। तो दे आर नॉट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, दे जस्ट वांट मोर रिप्रेजेंटेशन, बेटर दीज सर्विसेज एंड बेटर से इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। दादा भाई नौरोजी आते हैं 1906, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैलकाटा सेशन कांग्रेस में। अब क्या होता है, इनकी काम इतना सही चलता नहीं है, रिजल्ट्स आते नहीं है, तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोलता है कि नहीं, हमें एक्सट्रीमिस्ट होना पड़ेगा, लड़के अब तो हमें आज़ादी लेनी पड़ेगी। तो ये उसका बैकग्राउंड अभी चलना चालू हो गया। इकोनॉमिक ड्रेन बताया इन्होंने,
इंडिया की इकोनॉमी कैसे ड्रेन हो रही है, डिस्क्रिमिनेशनरी लॉ हटाओ, आईसीएस का एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली करो, सॉल्ट टैक्स हटाओ, इंपोर्ट ड्यूटी हटाओ कॉटन में, हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सब पैसे खर्च करो मत करो, लाइक दिस। तो ये सब काम था मॉडरेट्स का। अब मॉडरेट्स भी अपनी जगह सही थे बिकॉज इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, ये पहली बार ऐसा ये कुछ नया कर रहे थे, तो ऑब्वियसली नया कर रहे हैं तो उनको पता नहीं आउटकम क्या होगा, तो ये बड़ा सेफ चल के आगे बढ़ रहे थे। नेशनल अवेकनिंग इन्होंने किया, पॉपुलराइज किया आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, बिकॉज प्लेटफॉर्म नहीं था इनके पास, दे वर बिल्डिंग, दे वर पायोनियर। तो इन्होंने पहले आइडिया पॉपुलराइज किया, जनता को रेडी किया कि दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज नेशनलिज्म, एक्सपोज किया एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश का, थ्योरी ऑफ ड्रीन वेल्थ इतना अच्छे से बताया उन्होंने, टेक्निकली काउंटर किया पॉइंट बाय पॉइंट। देन पब्लिक सर्विस कमीशन 1886 में बना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में हुआ, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, हाउस ऑफ कॉमन में साइमल्टेनियस एग्जाम हो गया आईसीएस का लंदन में भी, वेलबे कमीशन इंडियन एक्सपेंडिचर में भी आया कि ज़्यादा खर्चे इंडियन एक्सपेंडिचर से नहीं हो। तो ऐसा नहीं है, ये कहना गलत होगा कि हम मॉडरेट्स वर नॉट राइट लाइक दिस, नो, दे वर पायोनियर। इन्होंने स्टार्ट किया, उस टाइम पे कोई बैकग्राउंड नहीं था, इन्होंने पहली दफ़े जाके ऐसे सारी चीज़ें एक रेडी किया। अब जो दौर आता है वो आता है एक्सट्रीमिस्ट का, 1905 से 1918। अब ये नए लड़के आते हैं, यंग लीडर्स रहते हैं, ये यंग लीडर्स होते हैं, ये न्यू नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। इनको ऐसा लगता है, अब ये जो दौर आता है ये आता है एक्सट्रीमिस्ट का, एक्सट्रीमिस्ट में यंग लीडर्स आते हैं और ये न्यू नेशनलिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को बताते हैं। इनको लगता है मॉडरेट्स आर नॉट डूइंग सफिशिएंट, इनका इतना पंच नहीं है, इनके प्रोसेसेस में इतना फेथ नहीं होता है, तो ये बोलते हैं हम बॉयकॉट करेंगे, कन्फ्रंटेशन करेंगे, हम स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, पैसिव रेजिस्टेंस एंड स्वराज का। इन्होंने स्वराज को रेफर किया कि कंप्लीट ऑटोनॉमी हो, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इस टाइप की बातें ये करते थे। ब्रिटिश मेड गुड्स जो होंगे वो हम नहीं लेंगे, हम स्वदेशी चीज़ को करेंगे, इंडियन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, इंडियन एजुकेशन को बढ़ाएंगे। तो दे वर मोर इन लाइक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद ब्रिटिश एम्पायर। फिर इन्होंने नेगेटिव रोल ऑफ ब्रिटेन को भी बताया, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना ज़रूरी है। अब सोशल बेस तो रेडी ऑलरेडी हो ही गया था, अब इनको अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिलता है। फिर पॉलिसीज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट से अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, जैसे पेटिशन ऑफ बंगाल था 1911 में, इसको बंद किया गया जो 1905 में डिक्लेयर हुआ था। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अश्योरेंस भी बढ़ा इंडियन नेशनलिस्ट का। अब क्या था रीज़न कि अब कॉन्शियसनेस बढ़ गई थी, अब ब्रिटिश कैरेक्टर ये समझने लग गए थे। जैसे राणा डे साहब ने ऐसे लिखा इंडियन इकोनॉमी में, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल लिखा 1901 में, आरसी दत्त साहब ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। तो अब सब जानने लग गए थे ब्रिटिश किस तरीके से हमें, दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ अस। सो डिपोर्टेशन हुआ, जैसे चपेकर ब्रदर का विदाउट ट्रायल हो गया, विच वॉज रॉन्ग। इनेक्टमेंट ऑफ लॉ हुआ टू प्रीच नेशनलिज्म, नहीं होने देगा। यूनिवर्सिटी एक्ट में जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको ब्रेन वॉश करने की बात की। फिर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट आ गया 1904 का। फिर फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया 1905। तो अब पता चल गया था अब तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ही करना पड़ेगा। और ये लॉर्ड कर्जन का जो टाइम था ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी था, तो इससे एक्सट्रीमिस्ट को और ज़्यादा डिटर्मिनेशन मिला कि हमें ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करना है। फिर कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट आया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, इन सब से रिसेंटमेंट हुआ। फिर बंगाल पार्टीशन कर्जन ने किया, देन इट वाज लाइक कि अब तो एक्ट करने का टाइम है, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि पेटिशन हो गया है, अब हम एक्सट्रीमिस्ट अपने तरीके से करेंगे। बट अब इससे क्या होगा, इससे डिवीज़न हो जाएगा। डिवीज़न हो जाएगा, किस सेशन में हुआ था बताइए, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ऐसे दो दिस डिवीज़न हो जाएगा। और डिवाइडेड होते ही ब्रिटिशर्स चाहते ही यही थे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो जो पावर है वो कुछ हद तक कम होगा, जो नेशनल मूवमेंट का होगा। बट गुड सेंस प्रिवेल्स, बाद में ये वापस यूनिफाई भी हो जाएंगे। इकोनॉमी की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, एफडीआई हमने पढ़ा था, ये एफआईआई है। एफआईआई नाम में लिखा है, ये फॉरेन के होते हैं, हमारे यहाँ लोकल नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये रजिस्टर्ड है इन अ कंट्री आउटसाइड ऑफ द वन, मतलब इंडिया से बाहर है और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे एफआईआई इन इंडिया। ये इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स वगैरह में। पहले डेफिनेशन समझ नहीं आती थी, एफआईआई कब करें, एफडीआई कब करें। तो 2013 में ये क्लियर हो गया, व्हेन एन इन्वेस्टर हैज़ अ स्टेक ऑफ लेस देन 10% इन अ कंपनी, तो वो ट्रीट किया जाएगा एफआईआई। अगर 10% से ज़्यादा स्टेक है तो वो ट्रीट किया जाएगा एज एफडीआई।
FII प्राइमरली सिक्योरिटीज़ में आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, शेयर्स, डिबेंचर्स, वारंट्स, लिस्टेड कंपनीज वगैरह, इधर पैसा आता है FII का। जो कुछ कंपनीज होती हैं वो एलिजिबल हैं टू बी ट्रीटेड एज FII, वो पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सोवरेन वेल्थ फंड, फॉरेन सेंट्रल बैंक, इस टाइप से उनके नाम है। FII सिक्योरिटीज़ में भी कर सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी, कमर्शियल पेपर, स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है, UTI में भी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स में भी, सिक्योरिटी रिसीट्स में भी, इनको आगे बताता हूँ मैं। तो FII मतलब प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में बाहर का कोई कंपनी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। किसी भी कंपनी में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्टेक ले रहा है, तो वो फिर FDI माना जाएगा। ओके, अब FII इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? ये इन्वेस्ट होता है थ्रू अ रजिस्टर्ड ब्रोकर या कोई इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। यहाँ पे इसके थ्रू पैसा आता है। यहाँ पे शेयर्स खरीदे जाते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है और इस तरीके से परचेजेस होती है। FII इन्वेस्ट करते हैं, सब अकाउंट में भी कर सकते हैं किसी के बिहाफ में। तो FII जो होते हैं प्राइमरली इनको बोला जाता है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, ये इशू कर सकते हैं। ऑफशोर, देखो दो वर्ड होते हैं, ऑफशोर, ऑनशोर। ऑफशोर मतलब ये समुद्र, इसके परे मतलब ऑफशोर, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये भी रेगुलेट हो सकता है KYC नॉर्म्स में और FII यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो व्हाट वी शुड बी नोइंग इज कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं और ये किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। FDI FII की बात करें तो FDI यूजुअली ज़्यादा स्टेबल होती है, FII हॉट मनी होता है, FII हॉट मनी होता है। तो हम प्रेफर करते हैं FII को, बिकॉज अचानक पैसा चला गया तो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी ना। सो दैट इज़ वाई वी प्रेफर FDI। FDI में ऑनरशिप भी होती है, टेक्नोलॉजी आएगा, मैनेजमेंट आएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस आएगा। FII में तो बस पैसा दे दिया, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। सो FDI हम यूजुअली ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो FII से ये भी होता है कि वो पैसा दे के फिर मैनिपुलेट भी करने लग जाती है इंडियन कंपनीज को, तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट कई जगह होल्ड होता है। ऑल्दो सेबी एंड ऑल इस पे क्लोज मॉनिटरिंग भी करती है। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हुए, FDI और FII का डिफरेंस एंड FII इन्वेस्टमेंट। अब एक होता है P नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब क्या है कि ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन स्टॉक्स का है। अब किसी एसेट पे बेस्ड है ये, मतलब पार्टिसिपेट करना है आपको इंडियन स्टॉक में, इंडियन एसेट्स में, बट ये पार्टिसिपेशन हो रहा है किसी फॉरेन इन्वेस्टर से, और वो फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में खुद को रजिस्टर भी नहीं कराना चाहता है, तो वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा। दे अलाउ फॉरेन इन्वेस्टर टू बाय स्टॉक्स लिस्टेड ऑन इंडियन एक्सचेंज थ्रू FII विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड। तो ये होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब QFI क्या होता है? देखो ऐसे तो हर किसी को हम अलाउ करेंगे नहीं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कुछ एक कैटेगरी होती है फॉरेन इन्वेस्टर की जिसको बोलते हैं क्वालिफाइड मतलब उनका बैकग्राउंड चेक हो गया है, वो रेसिडेंट हैं या मेंबर हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर एंटी कंट्री ऐसा कुछ इरेगुलरिटी वहाँ नहीं है। ये सिग्नेटरी होते हैं 10 SCOs, MOU और सेबी के साथ सिग्नेटरी है बायलैटरल MOU। मतलब द पॉइंट इज क्वालिफाइड है, मतलब उनका पूरा बैकग्राउंड वगैरह चेक हो गया है। ये नॉट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेबी जो है FII और सब अकाउंट ऑफ FII शुड नॉट बी रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट नहीं होते हैं, रजिस्टर्ड विद सेबी भी नहीं होते हैं और इन FII सब अकाउंट भी नहीं होते। दे आर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बट वो एक ट्रीटी के थ्रू या FATF के थ्रू ये क्वालिफाई हो गए हैं इंडियन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये डिस्टिंक्ट है FII एंड NR, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ये इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक ऑफ इंडियन कंपनीज में। इट वॉज फेल्ड दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स हैड बीन केप्ट एट बे, इनको भी हम इंक्लूड करें, तो एक तरीका निकाला कि इनको इंक्लूड भी कर ले और मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हो। तो इसलिए ये नया स्कीम आया क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स का, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो को बुलाने के लिए, मार्केट वॉलेटिलिटी एंड मार्केट का रीच बढ़ाने के लिए। तो दिस इज QFI। अब तीन टर्म होते हैं एक्चुअली, GDR, ADR और IDR। GDR क्या होता है? ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्लोबल है, मतलब ये इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज हो रही है, लंदन, लग्जमबर्ग एटसेट्रा में। अब जैसे कोई एक इंडियन कंपनी है A, उसको पैसा उठाना है मार्केट से, इंटरनेशनल लेवल से, तो इंडियन कंपनी क्या करेगी? वो GDR ग्लोबल लेवल पे उसको पैसा उठाना है,
तो इंडियन कंपनी ग्लोबल डिपॉजिट रिसीटरी से पैसे को रेज करेगी। इंडियन कंपनी जो होगी वो GDR यूज करेगी टू रेज कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड। तो ये याद रखना है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट मतलब दिस इज बाय इंडियन कंपनी, फॉरेन से पैसा ला रही है। अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट का मतलब होता है अमेरिकन रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उसको इशू किया हुआ है, वो लिस्टेड है न्यूयॉर्क में, नेस्डेक में वगैरह वगैरह। अगर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स है मतलब जैसे ADR GDR है, अब बाहर की कोई नॉन इंडियन कंपनी को इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा इशू करना है, उठाना है, तो उसके लिए इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ये पहला वर्ड बस याद रखना है तो हमें पता चल जाता है ये कहाँ की रिसीट है। ग्लोबल है मतलब वर्ल्ड की रिसीट है, इंडियन कंपनी को यहाँ से पैसे उठाना है। अमेरिकन मतलब अमेरिका की रिसीट है, कोई कंपनी अमेरिका के वहाँ नेस्डेक वगैरह से पैसे लेगी। इंडियन है मतलब ये इंडियन रिसीट है, अब इंडियन रिसीट है तो इंडियन कंपनी इससे पैसा नहीं लेगी, इससे नॉन इंडियन कंपनी बाहर से इंडियन स्टॉक मार्केट में इशू करेगी, तो ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट होता है। बाकी स्पॉट एक्सचेंज जो होता है ये होता है डिफरेंट करेंसीज कैसे ट्रेड कर रही है, जैसे $1 आज की डेट में कितना रुपी है आंसर, तो वो स्पॉट एक्सचेंज हुआ। अगर ये पैसा बढ़ रहा है तो वो अप्रिशिएशन होगा, रुपी मजबूत होता जा रहा है, मतलब कल 60 का हो गया, फिर 50 का हो गया, 50 रुपी का $1, तो रुपी बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, अप्रिशिएट। और अगर कम होने लग गया, 80 रुपए का $1 हो गया, तो ये डेप्रिशिएट हो जाएगा। आप बताओ डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन, डेप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या अंतर होता है? ओके, नाउ एक टर्म आता है वर्टिकल फार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर का, इससे सवाल आएंगे। वर्टिकल फार्मिंग ऐसा होता है, देखो हमारे पास स्पेस का क्रंच है, टेक्नोलॉजी वगैरह हमने यूज कर लिया और इस तरीके से मॉडर्न वर्टिकल फार्मिंग करने लग गए हम गए, सी वर्टिकल फार्मिंग। तो ये वर्टिकल फार्मिंग जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया था 1915 में, देन इसके बाद इस पे और प्रोग्रेस हुआ। द आइडिया इज अर्बन एरियाज जो हैं वहाँ पे स्पेस का क्रंच है, तो वो इस तरीके से फार्मिंग करें कि कम स्पेस में, कम टाइम पे, कम रिसोर्सेज में फार्मिंग हो जाए, तो दैट इज वर्टिकल फार्मिंग। तो हॉरिजॉन्टली के बजाय यहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग्स होती है, वर्टिकल स्टैक्ड लेयर्स होती है, और इससे लैंड एंड वाटर रिसोर्स भी बच जाते हैं। सॉइल लेस फार्मिंग टेक्निक भी इसमें आ सकती है, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स आगे देखते हैं। So the point is, because we are having a shortage of land, so we should innovate agriculture में, और this is one such innovation, vertical farming। तो ये बड़ा साइंटिफिक होता है, मैसिव स्केल में हो सकता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, चेन्स बनेगी, ओवरऑल GDP में हेल्प करेगा, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होगी। तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग। अब हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी, पोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स मतलब वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन बनाया आपने, ऐसे पानी का, ये पानी है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब डाल दिए आपने, और इस पे हम अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ये हो गया हाइड्रोपोनिक्स। वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन बनाया, फिर रूट सिस्टम में कोई इनर्ट मीडियम लगा दिया आपने, क्ले, पैलेट्स वगैरह, वर्मी, देन इसके बाद आपने ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर दिया। द आइडिया इज सॉइल को रिप्लेस कर दिया है वाटर से, सॉइल जो भी न्यूट्रिशन वगैरह दे रही थी वो अब वाटर दे रहा है, वाटर में न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये होता है हाइड्रोपोनिक्स। एक्वा टर्म कब यूज करते हैं? ये एक कंबाइंड फॉर्म होता है हाइड्रो और एक्वा कल्चर का। एक्वा कल्चर मतलब यहाँ फिशेज वगैरह भी आ रही है, फिशेज वगैरह भी आ रही है, हाइड्रोपोनिक्स है, साथ ही साथ एक्वा कल्चर भी है। तो यहाँ बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या होंगे? जैसे फिशेज, प्लांट्स और बैक्टीरिया, ये सब है, तो फिशेज आ गई है यहाँ पे, एक्वा कल्चर हो गया ये, तो ये एक्वापोनिक्स हुआ। प्लांट्स भी हैं और फिशेज भी है, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है प्लांट और फिशेज में, फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए जाते हैं, तो फिश एंड एनिमल, फिश एंड प्लांट, तो दैट इज एक्वापोनिक्स। अब एक्वापोनिक्स इस तरीके से होता है, जैसे फिश है, फिश इस तरीके से है, ग्रो मीडिया हो रहा है, प्लांट्स हैं यहाँ पे, तो दिस इज लाइक अ सिम्बायोटिक रिलेशन। फिर एरोपोनिक्स, एरो मतलब एयर होता है, तो हम क्या करेंगे, अब पहले हमने सॉइल को वाटर से रिप्लेस किया, फिर उसमें हमने फिशेस भी डाला, तो एक्वा बना, अब हम एरो बनाते हैं, मतलब सॉइल ही नहीं है, वाटर भी नहीं है, एयर में इस तरीके से मॉइस्चर वगैरह हमने फ्लोट करा दिया। रूट्स सस्पेंडेड एयर में होती है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, विदाउट सॉइल। तो यहाँ पर जो ग्रोइंग मीडियम जो है, वाटर और दिस सॉइल दोनों एब्सेंट है। रूट्स को स्प्रे किया जा रहा है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस वगैरह से, यहाँ पे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, pH वगैरह मेंटेन किया जा रहा है। इनसाइड अ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस क्या होता है? टेल, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ा था ना, तो दिस इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस, अर्थ इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस, ह्यूज स्केल का। तो ये एरोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, दिस इज हाइड्रोपोनिक्स, और ये है
एक्वापॉनिक्स, 3 पॉनिक्स है। देन वर्टिकल फार्मिंग है, पार्टिसिपेटरी नोट, QFI हमने पढ़ा, स्पॉट एक्सचेंज, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। FDI, FII समझा, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, फ्रीडम स्ट्रगल, क्लाइमेटिक कंडीशन, ह्यूमिडिटी, types of clouds, question hour, etc. and certain facts. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.